हेलो दोस्तों, हम बीपीएससी 67th प्री का टेस्ट लाए हैं। एग्ज़ाम होने वाला है 20 और 22 सितंबर को। ठीक है, जैसा कि आज नोटिफिकेशन भी आ गया है ऑफिशियल वेबसाइट पर, तो इससे साफ हो जाता है कि एग्ज़ाम अपने समय पर ही होगा। उम्मीद ये भी करते हैं कि तैयारी भी आप लोगों की अच्छी खासी चल रही होगी। फिर भी कुछ टेस्ट जो है ना, लास्ट में जो टेस्ट लगाने ज़रूरी होते हैं। आज का जो टेस्ट है थोड़ा सा अलग हो सकता है, क्योंकि आज हम एक जो टेस्ट है, प्रश्न तो इंग्लिश में पढ़ेंगे, उसकी व्याख्या जो है हिंदी में दे देंगे। ठीक है। इम्तिहान संस्था से संबंधित पेपर। टेस्ट नंबर 3 है, ये भी ध्यान रखना है। 2 घंटे का समय है, 150 नंबर का है, मतलब 150 प्रश्न होगा, है ना। 150 क्वेश्चन भी हैं। अच्छी बात ये है कि ये जितने भी टेस्ट हैं आपके पास, ये सभी फुल लेंथ हैं। जैसे आप देख सकते हैं इस वाले टेस्ट में क्या क्या है। हिस्ट्री के 35 क्वेश्चन हैं। ठीक है, इसके अलावा इंडियन पॉलिटी के भी क्वेश्चंस हैं, करंट अफेयर, जनरल साइंस, इंडियन पॉलिटी, इंडियन हिस्ट्री, मैथ, मेंटल एबिलिटी, ज्योग्राफी, इंडियन वर्ल्ड और इकोनॉमिक्स सर्वे भी इसी में शामिल है। मतलब फुल लेंथ टेस्ट है। ठीक है, अब आप ये भी सोचेंगे बिहार वाला नहीं, बिहार स्पेशल तो है नहीं, तो हो सकता है इसी इंडियन हिस्ट्री में बिहार स्पेशल भी आ जाए कुछ, है ना। मगध साम्राज्य तो बिहार में पढ़ते हैं, इंडिया में भी पढ़ते हैं, तो कुछ इस तरीके से रहेगा। ठीक है, फुल लेंथ टेस्ट है। हम आज का पहला प्रश्न देखेंगे। अब ये टेस्ट जो है 2 वीडियो में कवर करेंगे भाई, पहले बता दे रहे, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाती तो सही भी नहीं लगता है ना। तो इसका पहला प्रश्न है, विच रिवर इज कॉल्ड नदीतम इन ऋग्वेदा। आप लोगों को पता होगा कि ऋग्वेद काल में आर्यों की ऋग्वेद काल में जो आर्यों की नदियाँ रही हैं, किसी का आर्थिक महत्व अधिक था, किसी कोई पवित्र नदी थी। जो आर्थिक महत्व, जिनका आर्थिक महत्व था अधिक, उसे हिरण्यनी कहा गया है, और जो पवित्र थी उसे माते तमा, देवी तमा और नदी तमा कहा गया भाई। जो आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण थी उसका नाम था सिंधु नदी, और जो पवित्र नदी मानी जाती थी वो नाम था सरस्वती। तो सरस्वती को ही नदी तमा, देवी तमा, माते तमा कहा जाता था। ठीक है, याद रखना। ऋग्वेद में वैसे सिंधु, उसकी 5 जो सहायक नदियाँ हैं, 5 सहायक नदियाँ हैं अफगानिस्तान की, कुभा और भी अन्य नदियों का उल्लेख है। एक प्रश्न ये पूछा जाता है कि जम्मू कश्मीर की एकमात्र नदी का उल्लेख है, उसका नाम क्या है। तो नाम याद रखना भैया, मरुद्वृधा नाम है उसका। ये प्रश्न कई बार पूछा गया, मरुद्वृधा नाम है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो गया। इस प्रश्न का सही उत्तर है सरस्वती। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, द रूलर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी मैड अवंती महाजनपद ए पार्ट ऑफ मगध एम्पायर। जिसमें मौर्य डायनेस्टी है, हर्यक डायनेस्टी है, नंदा डायनेस्टी, शिशुनागा डायनेस्टी, या फिर ई वाला ऑप्शन है ही है। ठीक है, अब देखिए इसमें जो सही उत्तर है वो है शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश के समय में क्या हुआ, अवंती महाजनपद को मगध साम्राज्य में मिलाया गया। ये मौर्य वंश के अंत तक मगध का हिस्सा था। ठीक है, ध्यान रखना। इसके बाद मगध और अवंती की 100 वर्ष पुरानी शत्रुता का भी अंत हुआ था। मगध पर जो शासन किए हैं
पुराणों के अनुसार ये माना जाता है कि बृहद्रथ वंश पहला वंश था। ठीक है, तो बृहद्रथ वंश है, हर्यक वंश है, शिशुनाग, नंद वंश, मौर्य वंश, ऐसे वंश रहे हैं। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है, जिसका सही उत्तर है शिशुनाग वंश। अगला प्रश्न है, आइडेंटिफाई द 23rd तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म। तो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? 23वें तीर्थंकर जैन धर्म थे नाम है पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ का संबंध है काशी से, याद रखना। ठीक है, काशी से इनका संबंध है और इन्होंने चातुर्याम की शिक्षा दी थी, हमने पढ़ाया भी है आप लोगों को, सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। ठीक है, जिसमें पंच महाव्रत बाद में पांचवा एक और जोड़कर महावीर स्वामी ने उसे पंच महाव्रत नाम दे दिया। नाम था ब्रह्मचर्य। ठीक है, चलिए, तो इसका सही उत्तर हो गया पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ का जो प्रतीक चिन्ह है ना, वो है सांप, ध्यान रखना ये भी। चलिए, अगला प्रश्न है, इन विच इंस्क्रिप्शन द मौर्य रूलर अशोका सेड दैट किंग कंसिडर्ड द विक्ट्री बाय धम्मा टू बी फॉरमोस्ट विक्ट्री। तो इन्होंने कहीं पे कहा होगा ना कि धम्म विजय की नीति के बारे में, तो मतलब ये किसी मतलब कौन से अभिलेख में या कौन से शिलालेख में इन्होंने अपने धम्म नीति की चर्चा की है? तो वो है भैया 13वां शिलालेख। ठीक है, 13वां शिलालेख है, ध्यान रखना। अशोक के शासन में जो शासन के 8वें साल मतलब 262 या 261 में क्या होता है, बीसी में कलिंग का युद्ध होता है, जिसमें नरसंहार बहुत बड़ी मात्रा में होता है। तो उससे उनका मन विचलित हो जाता है और वो बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लेते हैं। बौद्ध धर्म को स्वीकार करके उन्होंने वो धम्म नीति की शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हमें ध्यान रखना है। तो 13वां शिलालेख है। एक चीज़ और ध्यान रखना है कि दूसरे स्तंभ लेख में अशोक ने धम्म का उल्लेख भी किया इन्होंने। तो उसमें कहा गया है कि धम्म अल्प पाप, अत्यधिक कल्याण, दया, दान, सत्यवादिता, पवित्रता, मृदुता, साधुता। जैसा कि प्रश्न का एक बार पूछा भी गया है कि धम्म नीति का मतलब क्या है, तो थोड़ा सा इसका ध्यान रखना। ठीक है, तो 13वां शिलालेख है कुल मिला के। अगला प्रश्न है, द ट्रीटी ऑफ पुरंदर टुक प्लेस बिटवीन। पुरंदर की संधि हुई है तो किन के बीच हुई है? देखो, पुरंदर की जो संधि हुई है ना, 1665 में हुई थी। ठीक है, और 1665 में औरंगजेब उस समय था। तो ये हुई है, लेकिन औरंगजेब शिवाजी के बीच नहीं हुई है, ध्यान रखना। ये हुआ है जय सिंह और शिवाजी के बीच में। ठीक है, 1665 में जय सिंह ने पुरंदर के किले की सख्त घेराबंदी की थी। शिवाजी राजा जय सिंह के मध्य में संधि हुई, इसे पुरंदर की संधि कहते हैं। इसके तहत क्या किया गया कि शिवाजी के नाबालिग बेटे जो थे संभाजी को 5000 का मनसब दिया गया और समझौते के बाद शिवाजी की आगरा यात्रा हुई थी। वहाँ पर उनका अपमान भी किया गया था। अपमान से नाराज शिवाजी को नज़रबंद कर लिया गया, जहाँ से शिवाजी 1666 में भाग के निकलने में कामयाब भी हो गए थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, तो इसका सही उत्तर क्या हो गया, जय सिंह और शिवाजी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग गुरुज कंपाइल्ड द गुरु ग्रंथ साहिब। गुरु ग्रंथ साहिब का गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किसने किया था, ये आपका प्रश्न है। तो इसमें देखिए, गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किया था, 5वें गुरु थे सिखों के, 5वें गुरु, नाम था अर्जुन देव। 1563 से 1606 के बीच में रहे हैं, इन्होंने किया था। अब तो इसमें सही उत्तर हो गया गुरु अर्जुन देव नाम है। ठीक है, सिख धर्म के
प्रथम गुरु थे गुरु नानक देव। खुसरो की सहायता के कारण जहांगीर ने क्या किया था, गुरु अर्जुन देव की हत्या करवा दी थी, आप लोगों को पता होगा। मुगल शासक औरंगजेब ने भी सिखों के 9वें गुरु जो थे गुरु तेग बहादुर को इस्लाम ना स्वीकार करने के कारण मृत्युदंड दे दिया था। सिख धर्म के 10वें और अंतिम गुरु हुए गुरु गोविंद सिंह, जिनका जन्म हुआ पटना में 1666 में, मतलब ये बिहार से संबंधित थे। ठीक है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न, तो इसका सही उत्तर क्या हो गया, गुरु अर्जुन देव। अगला प्रश्न है, विच सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत शिफ्टेड द कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद। अब दिल्ली से दौलताबाद राजधानी किसने स्थानांतरित की थी। अब देखिए इसमें आपको ध्यान होगा कि एक शासक है दिल्ली सल्तनत का, जो प्रतिरोधों से घिरा हुआ उसको संज्ञा दी जाती है, जिसे जो कि सबसे योग्य भी था, पढ़ा लिखा भी था, जिसके मरने पे उसका एक दरबारी लेखक लिखता भी है कि इस प्रकार प्रजा को अपने राजा से, राजा को अपनी प्रजा से मुक्ति मिल गई। तो ये कौन था, वो था MBT नाम है, मोहम्मद बिन तुगलक। इन्होंने खुरासान का अभियान चला दिया है ना, इन्होंने सिक्के ढलवाए, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन करवाया, सब फेल हो गए। इसी में राजधानी दिल्ली से दौलताबाद ये देवगिरी स्थानांतरित भी करवाई थी। ठीक है, तो सही उत्तर हो गया मोहम्मद बिन तुगलक। ओके, अगला प्रश्न है, हु ट्रांसलेटेड द हिंदू रिलीजियस टेक्स्ट रामायण इनटू पर्शियन लैंग्वेज ड्यूरिंग द मुगल पीरियड। मतलब मुगल काल के दौरान हिंदू धर्म ग्रंथ रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किसने करवाया था, किसने किया था। ठीक है, तो ये थे भैया बदायूनी। बदायूनी सही है। तो मुगल सम्राट अकबर के समय में एक प्रमुख विशेषता रही है कि अनुवाद विभाग की स्थापना की गई। इसके अंतर्गत विभिन्न भाषाओं के प्रमुख ग्रंथों का फारसी में अनुवाद हुआ। फारसी जो थी ना मुगलों की राजकीय भाषा थी, ध्यान रखना। इसमें जैसे लीलावती का अनुवाद किया फैजी ने, महाभारत का नकीब खां बदायूनी, अबुल फजल फैजी और अन्य लोगों ने, अथर्ववेद का बदायूनी और हाजी इब्राहिम सरहिंदी ने किया। राजतरंगिणी का अनुवाद मोहम्मद शाह बादी ने किया था। ठीक है, तो ये कुछ अनुवाद हुए थे। अगला प्रश्न है, हु वॉज द फर्स्ट वीमेन टू एंटर द बुद्धिस्ट संघ। मतलब वो पहली कौन सी महिला थी जो बौद्ध संघ में प्रवेश ली थी। तो आप लोगों को पता है ना कि उनकी मौसी थी प्रजापति गौतमी नाम है उनका। तो सही उत्तर हो गया बी, प्रजापति गौतमी। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि वैशाली में आनंद के कहने पर गौतम बुद्ध ने बौद्ध संघ में महिलाओं के प्रवेश की अनुमति दे दी थी। ठीक है, तो पहली महिला बनती हैं इनकी मौसी हैं प्रजापति गौतमी, और जबकि दूसरी महिला हैं आम्रपाली, जो कि नगरवधु हैं, वैशाली की नगरवधु हैं जी। ठीक है, जिन्होंने अपनी आम्र वाटिका दान दे दी थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, हु एमंग द फॉलोइंग कॉल्ड पाटलिपुत्रा एज पॉलीब्रोथा। ठीक है, मतलब पाटलिपुत्र को पॉलीब्रोथा किसी ने कहा है। तो किसने कहा है, देखो भैया मेगस्थनीज का नाम सुने होंगे, मेगस्थनीज का नाम सुने होंगे। ठीक है, सही उत्तर मेगस्थनीज है। इनकी एक किताब रही इंडिका, इसी में पॉलीब्रोथा कहा गया पाटलिपुत्र को। और इंडिका में ना प्रशासन के 30 सदस्यों की 6 समितियों द्वारा नियंत्रित करने की बात भी की गई थी, है ना, ये भी आप पढ़े होंगे। फिर भारतीय समाज को इंडिका में 7 भागों में बांटा गया है, ये भी आपको पता होगा, है ना। तो ध्यान रखना, इसका सही उत्तर हो गया मेगस्थनीज की किताब का नाम है इंडिका। अगला प्रश्न है, डैश हैड फाउंडेड द नालंदा महाविहार। नालंदा महाविहार को स्थापित किसने करवाया था। तो नालंदा महाविहार को स्थापित करवाया था कुमार गुप्त ने। नालंदा महाविहार की स्थापना गुप्त शासक थे कुमार गुप्त महेंद्रादित्य ने
5वीं शताब्दी में की थी। ये बौद्ध अध्ययन का महत्वपूर्ण केंद्र बना। प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेनसांग ने इस बौद्ध महाविहार में भी कुछ वर्षों तक अध्ययन किया था। 13वीं शताब्दी में तुर्क आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने इस पर आक्रमण कर इसे नष्ट कर दिया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, वेयर इज शेरशाह टॉम्ब लोकेटेड? तो शेरशाह का मकबरा कहाँ है भाई? तो शेरशाह का मकबरा है सासाराम में। सासाराम बिहार में है। इंडो इस्लामिक शैली में निर्मित है, ये ध्यान रखना है। इसी ने इसका निर्माण शुरू करवाया था, पूरा लेकिन करवाया इसके पुत्र ने, इस्लाम शाह नाम था। ठीक है, 1540 में जब ये बिलग्राम का युद्ध लड़ा और जीत गया हुमायूं से, तो ये गद्दी पर बैठा और सूर वंश की स्थापना की इसने। ठीक, लेकिन इसकी मृत्यु हथगोला फेंक, जो हथगोला होता ना वो फेंका गया था, वो वापस पलट के आया बारूद के ढेर में गिरने से विस्फोट हुआ और उससे उसकी मृत्यु हो जाती है। 1545 में बहुत छोटा कार्यकाल होता है, 1540 से लेकर 1545 तक का समय है इसका। ठीक है, ध्यान रखना इसको। चलिए अगला प्रश्न है, विच सिटी ऑफ बिहार वॉज besieged बाय अली गौहर इन 1760? क्या मतलब इसका? मतलब ये है किस, मतलब अली गौहर ने 1760 में बिहार पर अपनी पकड़ को, मतलब मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना के लिए किस शहर पर अपना क्या किया उसने, घेरा डाला। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर है ना वो है पटना। 1760 में तत्कालीन मुगल शहजादा अली गौहर शाह आलम द्वितीय, जिसको बोलते हैं, बिहार में मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना के लिए पटना पर घेरा डाल दिया। कैप्टन नॉक्स के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने अली गौहर को भागने पर मजबूर कर दिया। इस अभियान में अली गौहर को इलाहाबाद और अवध के प्रांतपतियों ने समर्थन दिया था। ठीक है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, तो इसका सही उत्तर हो गया पटना। अगला प्रश्न है, द मोस्ट प्रोमिनेंट लीडर्स ऑफ बिहार इन द रिवोल्ट ऑफ 1857 वेयर? मतलब 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें बिहार के जो नेता थे वो कौन थे? तो देखिए, बिहार में नेता जो थे, नेतृत्व करता थे, वो थे, नाम था उनका कुंवर सिंह। ठीक है, कुंवर सिंह नेतृत्व करता थे। कहाँ पे? भोजपुर में, जगदीशपुर में। ठीक है, पहली बार विद्रोह होता है रोहिणी में, याद रखना भाई, देवघर में हुआ था 12 जून 1857 को। 32वीं रेजिमेंट के सैनिकों ने अपनी अंग्रेज अधिकारियों की जब हत्या कर दी थी। पटना में यह 3 जून को पहुंचा और पीर अली ने अपना नेतृत्व दिया इसे, जिसे पटना के कमिश्नर टेलर ने निर्ममता से उसे दबा भी दिया था। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एट विच प्लेस डिड महात्मा गांधी इस्टेब्लिश द फर्स्ट स्कूल इन चंपारण? मतलब किस जगह पर महात्मा गांधी ने सबसे पहले, मतलब चंपारण में स्कूल या विद्यालय की स्थापना की थी? देखिए क्या है ना, बिहार विद्यापीठ की स्थापना नहीं, 15वां है ना, फर्स्ट स्कूल इन, हाँ, तो चंपारण में उन्होंने कहाँ पर विद्यालय खोला था भाई? तो देखिए 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था। इस दौरान गांधी जी भारत में सत्याग्रह का पहली बार प्रयोग भी किए थे। आंदोलन की सफलता मिली। आंदोलन को जब सफलता मिली, नवंबर 1917 में उन्होंने बाहर हरवा लखन सेन नामक गांव में एक स्कूल खोला। गांधी जी ने इसी महीने चंपारण के भितहरवा गांव में दूसरा स्कूल भी खोला था। तो बरहरवा लखासेन, ध्यान रखना, और दूसरा है भितहरवा गांव में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार विद्यापीठ वॉज established ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग नेशन वाइड मूवमेंट? मतलब इसमें ये कहा गया है, पूछा गया है कि
कौन से स्वतंत्रता संग्राम के दौरान बिहार विद्यापीठ की स्थापना की गई थी? तो समय कौन सा था? तो भैया देखो, समय है असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। इसकी स्थापना हुई है 6 फरवरी 1921 को। बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन किया था। मजरुल हक को बिहार विद्यापीठ का कुलाधिपति और ब्रजकिशोर प्रसाद को कुलपति बनाया गया। राष्ट्रीय महाविद्यालय के प्राचार्य राजेंद्र प्रसाद बनाए गए थे। ठीक है, सही उत्तर हो गया डी। अगला प्रश्न, फ्रॉम विच जेल डिड जयप्रकाश नारायण एस्केप ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट? मतलब भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान की बात है। जयप्रकाश नारायण कौन सी जेल से फरार हुए थे? तो ये भैया देखो क्या है ना, ये फरार जो हुए थे उस जेल का नाम था हजारीबाग जेल। ठीक है, हजारीबाग जेल से फरार हुए थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक वॉज रिटन बाय पंडिता रमाबाई ऑन द पैथेटिक कंडीशन ऑफ इंडियन वीमेन ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल? तो इसमें देखिए किताब है पैथेटिक कंडीशन, मतलब जैसे कि द हाई कास्ट। ठीक है, तो पैथेटिक कंडीशन ऑफ इंडियन वीमेन किसके दौरान किया था इन्होंने? जो किताब थी मतलब उपनिवेश काल के दौरान इन्होंने जो भारतीय महिलाओं की दुर्दशा के बारे में इन्होंने जो बताया, उस मतलब किस में उन्होंने ऐसा ये लेख निकाला था। तो इसका जो सही उत्तर है वो है द हाई कास्ट हिंदू वीमेन। ठीक है, सही उत्तर हो गया द हाई कास्ट हिंदू वीमेन। अगला प्रश्न है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर डिड नादिर शाह द रूलर ऑफ पर्सिया इन्वेड इंडिया एंड डिफीट द मुगल आर्मी इन द बैटल ऑफ करनाल? करनाल के मैदान में नादिर शाह ने कब मुगल सेना को परास्त किया था भाई? तो ये समय भैया 1739 का समय है। क्या हुआ कि फारस का शासक है ये 1738-39 में भारत पर आक्रमण कर देता है, लाहौर को जीत लेता है। इसके बाद उसकी सेना 13 फरवरी 1739 को करनाल में मुगल सेना को भी पराजित करती है। नादिर शाह की सेना ने मुगल बादशाह मोहम्मद शाह को बंदी बना लिया और दिल्ली में भयंकर लूटपाट की। लूट की राशि से नादिर शाह इतना प्रसन्न हुआ कि फारस की जनता को 3 वर्ष तक कर से छूट दे दी भाई। नादिर शाह को इसी हमले में कोहिनूर हीरा भी, मयूर सिंहासन दोनों मिला था। अच्छा, इसमें जो नाम अभी लिए थे मुगल बादशाह का, मोहम्मद शाह, जो कि एक रंगीला, उसको संज्ञा दी जाती है, रंगीला स्वभाव का था। कभी कभी कहा जाता है कि वो उसके साथ हिजड़े लोग रहते थे दरबार में, और दूसरी चीज़ कि वो साड़ी वाड़ी भी पहन के दरबार में आ जाया करता था। कभी घुंघरू बांध के आ जाता था, कभी सज धज के आ जाता था। तो रंगीला स्वभाव था उनका थोड़ा सा। ठीक है, तो मोहम्मद शाह रंगीला हैं वो। अंडर द सब्सिडियरी ट्रिटी ऑफ लॉर्ड वेलेस्ली इन ब्रिटिश इंडिया विच स्टेट वॉज द फर्स्ट टू साइन द एग्रीमेंट? देखिए क्या हुआ कि लॉर्ड वेलेस्ली की जो नीति रही है सहायक संधि वाली, ठीक है, लॉर्ड वेलेस्ली की बात हो रही है यहाँ पे, तो उनकी सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला राज्य कौन था? तो देखो, सबसे पहले यह ध्यान रखना है कि लॉर्ड वेलेस्ली का समय है 1798 से 1805 के बीच में। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले जो सहायक संधि को स्वीकारा था वो था हैदराबाद। एक चीज़ और याद रखना, एक प्रश्न और आता है कि सबसे पहले सहायक संधि को स्वीकार किसने किया था? एक प्रश्न तो ये हो गया। दूसरा प्रश्न हो गया कि सबसे पहले अंग्रेज़ों की संधि को किसने स्वीकार किया? दूसरा प्रश्न हो गया। एक तीसरा प्रश्न भी है कि डुप्ले द्वारा शुरू की गई सहायक संधि सबसे पहले किसने स्वीकार की थी? तो प्रश्न का थोड़ा सा मर्म ध्यान रखना आपने, ठीक है। तो हैदराबाद इसका सही उत्तर है।
अगर डुप्ले वाला पूछा जाए या सबसे पहले सहायक संधि की बात हो जाए बिना किसी का नाम लिए हुए, तो आप याद रखना उसमें आएगा अवध का नाम। ठीक है, चलिए ये 20 प्रश्न हो गए। और देख लेते हैं, वास्को द गामा विजिटेड इंडिया इन द ईयर्स। वास्को डी गामा कब आया था भारत में? तो भैया देखो क्या है कि वास्को डी गामा जब आया था ना, तो वो समय जो था 1498 भी था और 1502 भी, 2 बार आया था। एक बार तो आया तो इतना सारा लेके गया कि काली मिर्च बेच के 60 गुना ज़्यादा पैसा कमाया, तो उसको दोबारा भी आना पड़ा था। इसी बात के लिए चलो फिर से चलते हैं, अब की बार और 60 गुना कमाएंगे। तो देखो इस हिसाब से ये दोनों उत्तर सही होने चाहिए, सही उत्तर ई हो जाएगा। अगला प्रश्न, विच पेयर इज करेक्टली मैच्ड। कौन सा समान जोड़ा है? जोड़ा बताना भैया, देखो जोड़ा ओड़ा भी यहाँ पे देख लेंगे। जैसे इंपीरियल असेंबलीज एट दिल्ली, दिल्ली दरबार का आयोजन किसके समय में हुआ? लॉर्ड लिटन के समय में। ठीक है, दूसरा, बिगनिंग ऑफ इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे की शुरुआत किसने की थी? ये तो भैया सबको पता है, लॉर्ड डलहौजी ने की थी 1853 में। फिर एबोलिशन ऑफ सती सिस्टम, सती प्रथा का उन्मूलन हुआ लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में 1829 में। और सेकंड सेंसस ऑफ इंडिया, जो भारत की दूसरी जनगणना हुई थी, वो हुई थी लैंड डाउन के समय में 1891 में। ठीक है, तो सही उत्तर हो गया ए। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर्स लेफ्ट द सिविल सर्विसेज जॉब ड्यूरिंग द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। मतलब इसमें पूछा जा रहा है कि असहयोग आंदोलन को, मतलब असहयोग आंदोलन के दौरान कौन थे, कौन नेता थे जिन्होंने सिविल सर्विस की नौकरी से इस्तीफा दे दिया था। अब देखो इसमें जो सही उत्तर है ना, वो है सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, सही उत्तर हो गया सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, ये कांग्रेस के 2 बार अध्यक्ष बने हैं भैया, 38 और 39 में। 39 में हालांकि गांधी जी से थोड़ा मतभेद हो जाता है और वो फिर क्या करते हैं, कांग्रेस को छोड़ देते हैं और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर लेते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। चलिए अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसली स्टेट्स वॉज इंक्लूडेड इन इंडिया विद द हेल्प ऑफ मिलिट्री एक्शन। ठीक है, मतलब विलय जो हुआ था, जो विलय हुआ था इसमें सैन्य कार्रवाई की गई थी, तो किस राज्य के लिए ये प्रक्रिया अपनाई गई थी? तो भैया था हैदराबाद। हैदराबाद का निज़ाम क्या था ना, पाकिस्तान में अपने प्रांत का विलय करना चाहता था, लेकिन जब जनता भारत में शामिल होने के लिए आंदोलन कर रही थी। जनता पर निज़ाम के दमन को देखते हुए भारतीय सेना 13 सितंबर 1948 को हैदराबाद में प्रवेश कर गई। नवंबर 1949 में हैदराबाद को भारत में शामिल कर लिया गया, जबकि जूनागढ़ जो है ना, वो जनमत संग्रह के द्वारा उसको इकट्ठा किया गया। सही बात है, हैदराबाद। अगला प्रश्न है, आइडेंटिफाई द क्रोनोलॉजिकली करेक्टली मैच्ड इन द फॉलोइंग इवेंट्स। अब इसमें देख लेते भाई, देखिए, क्रिप्स मिशन, वेवेल प्लान, कैबिनेट मिशन, अनाउंसमेंट ऑफ एटली। अब देखो क्रिप्स मिशन भी है, वेवेल प्लान भी है, वेवेल योजना, कैबिनेट मिशन है और एटली की घोषणा है। तो देखो इसमें सबसे पहले क्रिप्स मिशन कब आया? 1942 में भारत आया। वेवेल आया योजना और 1945 में, कैबिनेट मिशन 1946 में और इटली की घोषणा होती है 1947, मतलब फरवरी का महीना है। सही उत्तर इसका ए हो जाएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो हम वैसे 25 प्रश्न पर ही रोक देते हैं, ये 3 प्रश्न और देख लेते हैं। चलिए, इंपीरियलिज्म एंड मिलिटरिज्म आर द ट्विन चिल्ड्रन ऑफ कैपिटलिज्म, विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर्स हैज दिस स्टेटमेंट। ठीक है, तो क्या हुआ, ये बात बोली है लाला लाजपत राय ने। क्या कहा इन्होंने? लाला लाजपत राय ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। ऐसे प्रथम भारतीय नेता भी थे जिन्होंने पूंजीवाद को साम्राज्यवाद से जोड़ने का प्रयास किया और कहा कि साम्राज्यवाद और सैन्यवाद पूंजीवाद की जुड़वां संतानें हैं। लाला लाजपत राय की मृत्यु साइमन कमीशन के विरोध के दौरान जो लाठीचार्ज हुआ था उसी से हुई थी 1928 में। कांग्रेस की कर्मपंथी विचारधारा से संबंधित थे। ठीक है, अगला प्रश्न है,
पाबना रिवोल्ट ऑफ 19th सेंचुरी इज रिलेटेड टू विच स्टेट। पाबना जो विद्रोह हुआ था वो कहाँ से संबंधित, जो 19वीं शताब्दी को, तो वो भी देखो बंगाल से संबंधित है। ठीक है, सही उत्तर हो गया, बंगाल से संबंधित है। ब्रिटिश किसान आंदोलन हुए थे, जैसे नील विद्रोह 1859-60 बंगाल में हुआ, पाबना विद्रोह 1873-76 में हुआ, ये हुआ था बंगाल में। एका आंदोलन उत्तर प्रदेश में 1921 में, मोपला हुआ 1921 में केरल में, और बारदोली सत्याग्रह हुआ 1926 में गुजरात में हुआ था। अगला प्रश्न है, इन विच ईयर द इंडिजिनस लैंग्वेज न्यूज़पेपर एक्ट वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट की बात हो रही, वॉज पास्ड टू कंट्रोल द प्रेस इन इंडिया। मतलब वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट कब लाया गया था? अब देखो वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट लाया गया था 1878 में। ठीक है, सही उत्तर हो गया सी। कौन लाया था? लॉर्ड लिटन ला के आया था इसको। लेकिन एक चीज़ याद रखना, लिटन ने लगाया तो रिपन ने उसे हटाया भी था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो फिलहाल आज यहीं पे समाप्त करेंगे। अगर आप लोग सपोर्ट मिलेगा आप लोगों का तो इंग्लिश में ये आगे चलता रहेगा, नहीं तो फिर अगली वीडियो जो होगी वो हिंदी में ही हम कराएंगे। ठीक है, तो इसी के साथ आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करेंगे। अगली वीडियो के साथ कल मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।